गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 73 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज़ में रेलवे के मैथ्स के सिलेबस को पूरा करेंगे, उसके करीब पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर अपना चल रहा था, 2 क्लासेज हो चुकी थी। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी आखिरी क्लास है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें हैं, आप इन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 1391, सवाल नंबर 1391। अब तक कुल मिलाकर के रेलवे की इस सीरीज़ में हम 1390 सवाल कर चुके हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1391। क्या क्या डिस्कस किया था भाई? 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 2.5 साल, इन सब के लिए हमने 2 साल 73 दिन, इन सब के लिए हमने ट्री मेथड देखा था, उसका सब्स्टिट्यूट भी देखा था। इसके अलावा हमने जो अपना बेसिक फॉर्मूला है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 का की होल पावर टी, तो ये वाली बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। किस हिसाब से रेट के सवाल आ जाते हैं, किस हिसाब से इंटरेस्ट आपको दे देता है। प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट 1 इक्वल्स टू में अमाउंट 1 अपॉन अमाउंट 2, इस टाइप के सवाल भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 1391 देखना जरा, इसमें क्या कहा आपसे कि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो वह धनराशि। मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल क्या होगा? प्रिंसिपल लिखते थे, होता था पहले साल का ब्याज प्रिंसिपल का आप निकालते थे 8%, इसका निकालोगे 4%, 4/100 लिखा जाएगा। 4 से काट दोगे तो ये बात कितनी बनेगी? 1/25। प्रिंसिपल का 4%, उसका भी 4% जो होता है वही आपका क्या होता था? CI माइनस SI। तो अगेन यहाँ पर लिखोगे 1/25, जो कि क्या निकल के आ गया? 1 रुपये। आपसे क्या पूछा है? वो प्रिंसिपल क्या है? 25 × 25 आपका रिजल्ट आ गया 625। आई हो बात समझ आ गई होगी। रीज़न ये है कि इस पर बेस्ड हमने पहले भी सवाल कर लिए हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 1392 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1392, 1392 की अगर हम लोग बात करें तो देखना क्या कहा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 80 रुपये। उसी धनराशि पर उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो ट्री को समझो पहले तो। ट्री क्या थी? ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका पहला साल है और ये आपका दूसरा साल है। अब दर कितनी है? 4%। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्रिंसिपल का 4% निकालेंगे। क्या आएगा? पहले साल का साधारण ब्याज, यहाँ पर फिर से आप 4% निकालेंगे, दूसरे साल का साधारण ब्याज। अब देखो दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा 80 रुपये, तो इसका मतलब 40 रुपये पहले साल मिला होगा और 40 रुपये दूसरे साल मिला होगा। फिर आगे क्या करते थे? अगेन दूसरे साल इस पर भी तो ब्याज मिलता था, तो 40 का 4% निकालोगे। देखना 40 × 4 160, परसेंटेज 1/100 है। 160 में 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.6। आपसे क्या पूछ रहा है भाई? इस समय अवधि का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पूरा का पूरा ऐड कर दो। तो यहाँ से अपने पास जो CI निकल के आया 40 40 80 और 81.6 रुपये, ये आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन 4। ठीक है। क्या एग्जाम में इतनी कलाकारी दिखानी थी? नहीं, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चीज़ें आपको पहले समझ में आनी चाहिए। फिर आपको तुरंत पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज होगा वो हर साल ही सेम मिलेगा। 80 रुपये मिला तो क्या करते? 40 रुपये पहले साल का, 40 रुपये दूसरे साल का, 40 का 4% 1.6 ऐड कर दिया।
तो एग्जाम में लिखने लायक तो बस इतनी सी ही बात थी कि 81 पॉइंट छाप का रिजल्ट होगा। किसी बच्चे को इश्यू आता है समझने के अंदर, तो वो क्या करे, समझने में बिल्कुल पूरा का पूरा प्रॉपर ट्री मेथड लगाए, वहां से फिर आपको एक बार बात समझ आ गई तो मेरे ख्याल से इसमें फिर कुछ आपके लिए बचता नहीं है कि जो आपको आ नहीं रहा है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा सवाल को मैं कर देता हूं जूम आपके लिए, देखना, लैंग्वेज को रीड करो। 1393 देखना, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हैं, क्रमशः 900 रुपये और 954 रुपये हैं, वह धनराशि है। बात को अंडरस्टैंड करना। कोई आपके पास क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है भाई, पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। अब इसने क्या कहा कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 900 रुपये। तो अब साफ साफ कहोगे कि भाई 450 रुपये पहले साल साधारण ब्याज मिला है और 450 रुपये दूसरे साल आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 954। तो एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो 900 हो ही गया, इस पर जो ब्याज मिला है वो कितने रुपए है आपका, 54 रुपये लिखा जा सकता है। अब देखो, या तो आप ऐसा कर लो कि भाई पी का R% कितना है, 450, और 450 का R% निकालोगे कितना है, 54। तो यहां से R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो डिटेल में अगर मैं लिखना चाहूं, दर अपनी अगर R% है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि 450 का R% जो होगा वो कितना रुपए होगा, 54 रुपए। और आपको ये बात भी पता है कि जो P का R% होगा वो कितना होगा, 450 रुपए लिखा जा सकता है। P का R% 450। एक दिमाग लगाना चाहो तो एक का दूसरे में डिवीजन कर दोगे तो 450 अपॉन में P और बराबर 54 अपॉन में 450 लिखा जाएगा, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो। यहां से आप चाहो तो रेट प्रतिशत निकाल सकते हो। रेट प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होगा भाई, परसेंटेज की जगह क्या लिख दो आप, डिवीजन में 100। 25 से काटोगे 4 बार, 16 और 2 18, 18 3 आपका 54। तो R कितनी आ जाएगी आपकी, 12%, ये हो जाएगा। P का 12% 450 है, सोल्व कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा। एक कॉमन सेंस लगाना, सारी चीजों को छोड़ो, इन सब चीजों को कॉमन सेंस क्या लगाना जिसमें ये रिजल्ट बनता है। अगर मैं P का R% निकालता हूं तो कितना आता है, 450। P का R% क्या आता है, 450। तो P अपॉन में 450 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/R%। ऐसे ही 450 का R% निकालोगे कितना आएगा, 54। 450 का R% 54, 450 अपॉन में 54 करोगे 1/R%। तो आप यहां से सीधे सीधे कंक्लूजन निकालो कि भाई P से आपने 450 निकाला है, तो जो रेशियो P और 450 का है वैसा ही रेशियो आपने 450 से 54 निकाला है, 450 और 54 का होगा। बात अगर समझ में नहीं आई है तो पीछे दोनों ही बातें मैंने डिटेल में लिख दी हैं कि आप चाहो तो रेट परसेंट निकाल लो, फिर उसका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या फिर आपका मन करे रेशियो लिख सकते हो, या फिर सबसे बेटर है ये सोल्व करें। 9 से काटोगे 6 बार 54 और यहाँ पर 9 से काटोगे 5 45, ये आ गया 50। 6 से काट दें, 6 7 आपका 42, 3 बचा 6 5 30। सोल्व करोगे तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू में 75 इंटू 50, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 3750 अपना आ गया रिजल्ट। अगर थोड़ी सी भी समझदारी लगा सकते हो तो ये काम ऐसा था, इसे लिखने की नीड नहीं थी। क्यों भाई, 900 रुपये साधारण ब्याज है, 450 450 दिख रहा है, 954 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 450 450 सेट है, नीचे 54 सेट कर दो। जो रेशियो P और 450 का है वही रेशियो 450 और आपका 54 का है। इतनी बात आपको लिखनी है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर सवाल को ऐसे अगर डील करें,
कब कर पाओगे? देखो, रटना किसी चीज का समाधान नहीं है। इतने टाइप के सवाल हमने कर लिए हैं और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रटो मत चीजों को, एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि यार एक्चुअल में आपको सवाल में दे क्या रखा है और पूछना क्या चाह रहा है। फिर गिनी चुनी बातें हैं, वही साधारण ब्याज में 2-3 बातें आपको सीखनी थी, वही बातें आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखनी है। इतने में आपका काम चल जाता है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखना जरा अगले सवाल में इसने आपसे क्या कहा। सवाल नंबर 1394, 1394। देखना, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी राशि पर एक वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 180 रुपए। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही है तो मूल राशि कितनी होगी? क्या समझाया था कि असल में देखा जाए तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फाइंड क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बस सिंपल इंटरेस्ट पर भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, इस वजह से इसे हम लोग क्या कह देते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने समझा था कि टाइम इनटू में रेट परसेंट जो होता है एक्चुअल में वो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है। हाफ ईयरली का मतलब समझ चुके हैं कि जैसे ही 6 महीने होंगे जितना भी पैसा है प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। अब 6 महीने के बाद उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ईयरली में क्या होता है? हिसाब 1 साल के अंत में किया जाता है, फिर जितना भी आपका पैसा बनता है उस पर आपका इंटरेस्ट लगता है। फिर हमने एक बात देखी थी कि हाफ ईयरली का जब सीन होता है तो टाइम 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है। 1 साल का टाइम 2 हिस्सों में टूट जाएगा, 6-6 महीने। हर हिस्से के दर कितनी थी? दर तो 10% ही चलती थी, लेकिन टाइम इंटू रेट परसेंट आप लिखते हो। टाइम आपका 1/2 साल, दर आपकी 10%। तो आप कह सकते हो कि अगर इसके 2 1-1 साल के टुकड़े करते तो रेट आपकी 5% बचती। इस पर हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। तो यहां क्या करना है फिर? देखो, साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है। तो देखना जरा, आपको पता है पहले 6 महीने के लिए और अगले 6 महीने के लिए 6-6 महीने हैं। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में जब आप लिखते हैं तो आप यहां पर लिखते हैं कि टाइम इनटू में रेट परसेंट होता है। फिर से उसी बात को लिख देता हूं। टाइम आपका 6 महीने होगा, दर आपकी 10% होगी। तो साधारण ब्याज एक्चुअल में कितना निकलेगा आपका? 5%। 5% होता क्या आपका? 5% होता है 1/20। पिछली क्लास में मानना भी सीखा था। क्या करें? प्रिंसिपल मान ले 20 × 20 400। 400 का 1/20 करोगे कितना आ जाएगा? 20। अगेन 6 महीनों में अगलों में करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/20 से 20। इसका भी 1/20 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। एक्चुअल में हमने क्या किया? हमने पहले 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया, अगले 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया। ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये किसको बताती है? सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को। और ये वाला जो पार्ट है अच्छे से जानते हैं हम इस बारे में, ये क्या है? CI माइनस SI। रीजन पूरा का पूरा आपका क्या है? CI। अब इसके बारे में इसने क्या कहा कि ये जो पैसा है ये आपका है 180 रुपए। किससे गुणा किया अभी? 180 से। तो यहां पर 400 को भी क्या कर दो आप? 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 4 72। 72,000 रुपए आपका रिजल्ट आ गया। क्या एग्जाम में ऐसा करना है? नहीं। ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग कि एक बार अगर आपने बात को समझ लिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस पर हमने चर्चा ना की हो। पिछले सेशन में ये टाइम कैसे डबल हुआ था, क्यों रेट आपकी हाफ हो रही थी, तो उसको अंडरस्टैंड किया था। एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है कि भाई 6 महीने के लिए अगर ब्याज निकालोगे तो ब्याज आपका आएगा 5%। 5% 1/20 होता है। यहां से क्या मानो? 400 आ गया। यहाँ 20 ब्याज मिलेगा आपको, ये 20 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। 1 किसको बताता है? 180 को। तो ये किसको बताएगा? 180 से गुणा कर दो। तो लिख करके कुछ और सोल्व करने की नीड थी नहीं, सीधे इतना ही लिखना था। 400 20 20 1 180 है। 400 को 180 से गुणा करोगे 18 4 72 और 72,000 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सुधार हैं जो कि आपको करने हैं। एक बार चीजें आपके पकड़ में आ गई तो फिर कोई तनाव वाला मामला है भी नहीं। देखना जरा सवाल नंबर 1395, क्वेश्चन नंबर 1395।
1395 में देखना क्या कहा है इसने। एक निश्चित धनराशि मतलब आपके पास कोई प्रिंसिपल है, एक निश्चित दर प्रतिशत पर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया 20,050, उतनी ही धनराशि पर उसी दर पर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3,000 रुपये, और कुल धनराशि आपकी कितनी है। देखो असल में देखा जाए तो सवाल इतना ही है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,000, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 1,000 1,000, ये पैटर्न आपका चलेगा। 2 साल के लिए डील करोगे तो 1,000 1,000 2,000 हो गया, 50 रुपये और बचे उनको और एडजस्ट कर दो। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो रेशियो प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर के साधारण ब्याज का है वही का वही उस ब्याज और उस बनने वाले 50 रुपये का होता है। ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे कितनी बार 20 बार, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो निकल के आएगी 20,000 रुपये, लिखा जा सकता है। दूसरा बात को डिटेल में समझना, एक्चुअल में हुआ क्या। देखो ये प्रिंसिपल था आपका पहला साल और दूसरा साल। देखो उसने 3 साल का आपको साधारण ब्याज दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3,000 रुपये हर साल सेम मिलेगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 1,000 मिलेगा, दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा। 2 इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2,050, तो 1,000 एडजस्ट हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा 50। पीछे अभी अभी हमने सवाल किया था, इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि P का R% 1,000 है, 1,000 का R% आपका 50 है, तो रिलेशन क्या चलेगा, जो रेशियो P और 1,000 का है वही 1,000 और किसका हो जाएगा 50 का। यही बात मैंने आपके सामने सीधे लिखी, P अपॉन में 1,000 और 1,000 अपॉन में 50, सोल्व किया, आपका रिजल्ट आ गया तुरंत के तुरंत 20,000। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखना अगला सवाल आपके सामने, और पेशेंस के साथ पढ़ते रहें, जो बुक आपको बताई है मेरे ख्याल से 5 या 6 बार हमने डिस्कशन कर लिया बुक के बारे में, वहाँ से सवाल लगाते रहें, क्योंकि खुद पर पेशेंस रखो, मेहनत करो, रटनी एक भी चीज़ नहीं है आपको, रटने पर आ गए तो फिर तो समस्या है। बाकी रेलवे का फिर पेपर में ऐसा कुछ दमखम पास्ट ईयर के अंदर ही नहीं इतना लेवल उठाया, तो एक बात बताओ भविष्य में तो क्या लेवल उठा लेंगे। कुछ लेवल उठा के हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल वही हैं जो एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। ये मान के चलो कि 30-40% अपने रेलवे के सवाल हैं, बचे हुए सारे के सारे सवाल हम एसएससी के कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, रटें किसी भी चीज़ को नहीं। अब आप गौर से देखोगे तो काफ़ी टाइम के बाद 1-1 2-2 छोटा मोटा फॉर्मूला आपके सामने आता है। पूरी अर्थमेटिक देखोगे तो मेरे ख्याल से 5 से 6 आपको फॉर्मूले मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है, वो ध्यान रख लो। उसके बाद आपका कंप्लीट कॉमन सेंस है। देखना कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 साल में 2,400 रुपये होगी और 4 साल में 2,520 रुपये होगी वार्षिक ब्याज की दर। देखो 3 साल के बाद पैसा आपका हो चुका है कितना, 3 साल के बाद हो चुका है 2,400 रुपये हो गया, और 4 साल के बाद आपका पैसा हो चुका है 2,520। अब एक बात बताओ, 3 साल के बाद पैसा हुआ ये, अगले साल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारा का सारा अमाउंट को, कि पैसा इतना हो गया, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका अमाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन प्रिंसिपल तो वैसा का वैसा नो चेंज ही रहता है, अभी प्रिंसिपल पहले जितना था उतना का उतना, अमाउंट की बात कर रहा है कि धन आपका इतना हो जाता है। अब एक बात बताओ, तीसरे साल से चौथे साल में जब आप जाओगे तो क्या करते हो, आपका जितना भी आपका पैसा होता है उसका R% निकालते हो, वो क्या होता है ब्याज। तो यहां पर ब्याज देखना 2,400 से 2,520 पर गई, कितने रुपए का 120 रुपए का, 120 रुपए का ब्याज आपको मिला कितने साल में, 1 साल में, और 1 साल में जितना भी आपको ब्याज मिलता है प्रतिशत में निकाल दो, वही आपकी क्या है 10%। 2,400 120 कितना आ गया 5%। अब कुछ चीज़ें जो हमने एसआई में पढ़ी थी कि सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज से कैसे डील करते हैं,
यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपके काम आ रही हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। एग्ज़ाम में क्या करना था, इतना ही करना था। ये वाला पार्ट जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग का है, ये वैसे भी आपको दिख रहा है। 1 साल का ड्यूरेशन है यहाँ पर। चलो भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगले सवाल में देखो इसने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1300 आपका है 1397। देखो कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 साल के बाद 4500 और 4 साल के बाद 6750 हो जाती है, वह धनराशि है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक। देखो प्रिंसिपल का 2 साल के बाद आपका कितना हो चुका है 4500, और यही पैटर्न अगले 2 साल बाद मतलब कुल 4 साल बाद कितना हो गया है 6750। देखना अगर आपके पास दर आर प्रतिशत है तो पी का आर परसेंट, आर परसेंट, आर का आर परसेंट, इतना मामला किया ये आया। अब 4500 से 6750 पहुंचा, दर आर प्रतिशत है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालोगे। तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में जो आपने प्रोसेस फॉलो की आर परसेंट के साथ, वही काम आपने यहां पर किया। पीछे मैंने आपको कहा था ना कि 1 साल में इतना हो जाता है, 2 साल में इतना हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, जो रेशियो आपका एग्जाम में ऐसे करना था, ये वाला भी टाइम गैप सेम होना चाहिए। जो रेशियो प्रिंसिपल और 4500 का है वही रेशियो 4500 एंड 6750 का होगा। ठीक, लिख लेना चाहिए यहां से कि एक्चुअल में यहां से यहां जाओगे तो ये बात क्या है, ये बात एक्चुअल में प्रिंसिपल 2 बार आपने आर परसेंट निकाला, प्रिंसिपल का 2r परसेंट, और फिर आर परसेंट का आर परसेंट निकालोगे, आर परसेंट का स्क्वायर। यहां से यहां जाते हो तो क्या करते हो 4500 रुपए का पहले आर परसेंट 2r परसेंट, और फिर ये आर परसेंट का स्क्वायर निकलता है, फिर वो बात आती है। तो एक बात बताओ, इस संख्या का ये निकाला ये आया, और इस संख्या का अगेन ये वाला पार्ट, ये तो सेम ही है, इसी वजह से आपके रेशियो क्या होते हैं सेम। इस सवाल को वो चाहता तो ऐसे भी पूछ सकता था कि एक पैसा है 4 साल में 4500 हो जाता है, तो यहां 4 साल दिया तो उसे यहां भी 4 ही साल बताने पड़ेंगे कि प्रिंसिपल 4 साल में 4500, प्रिंसिपल 8 साल में 6750। तो जो प्रोसेस आपने प्रिंसिपल के लिए यहां से यहां पहुंचाने में की है, जितना भी आर परसेंट वगैरह एडजस्ट हुआ, वो का वो काम आपको 4500 से 6750 पहुंचाने में करना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम गैप आपका सेम होता है, फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं बचता, सीधे सीधे आप चाहे इसे डील कर सकते हैं। एग्जाम में इतना ही लिखना था, इसको कर देते हैं हम लोग भाई सोल्व। देखो 0 से 0, 100 में 25 का भाग जाता है 4 बार, तो ये 16, 17, 18 बार चला जाएगा, 6, 4, 24, 3, 27। 9 से काटोगे 9, 5, 45, 9, 3, 27, 3 से काटा 6 बार। प्रिंसिपल आ गया आपका 6 गुणा 5, 30, और 2 लग गए आपके 0। यही होगा ना, यही रिजल्ट आ गया। इतना सा काम करना था। एक बार बस बात पकड़ में आ जाए, उसके बाद इन सवालों में मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं, खूब सारा हमने इन पर काम कर लिया है। देखना 1398 सवाल नंबर 1398, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो। 1398। आजकल मार्कर क्या हो गया है, चलना बंद हो रहा है। 1398 को एक बार के लिए लैंग्वेज को रीड करना जरा। देखो इसने क्या कहा कि वह धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में 3840 हो जाती है और 5 वर्ष में 3936 हो जाती है ब्याज की दर। एक बात बताओ, 4 साल के बाद आपका पैसा कुछ हुआ
और वो पैसा कितना दिया 3840, पैसा 3840 हो गया। फिर 5वें साल के बाद क्या हुआ, पैसा हो गया 3936। एक सिंपल सी बात समझना, यहां से यहां गए तो ड्यूरेशन कितना है 1 साल का। पीछे बार बार हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी आपको ये पता चल जाए कि पैसा 1 साल में कितना हो रहा है तो आप उसे साधारण ब्याज पर घसीट लाओ, क्योंकि जो 1 साल में साधारण ब्याज बिहेव करेगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बिहेव करेगा। और परसेंटेज के हिसाब से उसको डील कर दो कि भाई 1 साल में कितने % बढ़ा, क्योंकि 1 साल में जितने भी % बढ़ेगा वही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो यहां से अगर आप गौर से देखें तो इस बात को, आपका पैसा कितना बढ़ चुका है 3840, 100 जोड़ देंगे तो 3940 होगा, लेकिन 36 है, इसका मतलब 96 रुपीज़ आपका बढ़ चुका है। ओरिजिनल पैसा 3840 इनटू में 100। एग्जाम में एक्चुअल में आपको यही करना होता है। रीजन ऊपर वाली बात में एक बात बताओ, ऐसा क्या है करने लायक कि आप लिख रहे हैं 3840 4936 से 1 साल का गैप चल रहा है, 96 का गैप आ गया है, 1 साल का ब्याज सोल्व कर दो। ये 0 से 0 कट गया 96। देखो 90 को गुणा करते हैं हम कि 380 के आसपास चला जाए 4 से, 9 गुणा 4 90 गुणा 4 360, 6 गुणा 4 24, तो इसका मतलब ये 4 बार यहाँ से कट गया। 10 में 4 का डिवीजन करोगे, डिवीजन 2 बार चला गया, आपके पास 2 बचा, तो दर कितनी आ गई भाई आपकी 2.5% लिखा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा सा फोकस करना, चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। देखना क्वेश्चन नंबर 1399, 1399 में आपको इसने क्या कहा, देखो एक धनराशि R% प्रति वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद 1440 और 1728 हो जाती है। R का मान क्या करना है, कुछ ज़्यादा सोचना था क्या। देखो सीधी सी बात है भाई, 2 साल आपको दिए और आपको दिए 3 साल, तो एक बात बताओ इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने साल का है, 1 ईयर का है। अगर आपको 1 साल का गैप मिल ही जाता है कि 1 साल में पैसा इतने से इतना हुआ है, तो आपको भी पता है कि जितना भी पैसा हुआ है 1 साल में उसका R% निकालते हो और दूसरी बात सीधे सीधे लिख देते हो। अब इस सवाल में कुछ भी कह देता, ये कह देता कि 10 साल में इतना हुआ है, 11 साल में इतना हुआ है। आपको ये भी कह सकता था कि 50 साल में 1440 हुआ है और 51 साल के अंदर 1728 हो गया। मतलब सालों का जो गैप आपको दे रखा है वो मेंटेन होना चाहिए, कितना 1 साल, ठीक है। अब देखना जरा कितना ब्याज मिला, 1728 1440, 1728 में से लेस करोगे, 8 में से 0 चला गया आपका, सीधे ही लिख लेते हैं, 0 बचा आपके पास। फिर देखना जरा 2 8 में से 4 2 में से 4 निकाल दोगे, कितना बचेगा अपने पास, 8 बच जाएगा। 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये भी तो 8 ही बचेगा ना, ठीक है। और इसके बाद 14 और 3 आपका हो गया 15 और 2 288, कोई गड़बड़ तो नहीं किया मेरे ख्याल से, 1600, ठीक है। ब्याज किस पर बना भाई, 1440% में बदलना है, गुणा 100, 288 रुपए का ब्याज 1 साल में किस पर, इस पर। सोल्व कर दें, ये इससे कटा, ये इससे कटा 2 बार, 2 गुणा 10 आपका निकल के आ गया 20%। ये हो गया रिजल्ट। एग्जाम में बस इतना सा आपको काम करना है, कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं निकालनी, सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 1400, क्वेश्चन नंबर 1400, सवाल नंबर 1 से कारवां स्टार्ट किया था, इसके बाद 1400 सवाल अपने हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने भी पैरेलल में इतने तो सवाल और कर लिए होंगे कि 1400 मैंने करवा दिए हैं, 1400 भी आपने अलग से कर लिए होंगे, तो मेरे ख्याल से उस बुक का ऑलमोस्ट पार्ट आपने कवर कर लिया होगा। और इतने सवाल जैसे जितने भी हम लोग करेंगे, मान लो एग्ज़ाम खिसकता है तो कम से कम 2000 तक तो अपना मामला पहुंच जाएगा। एग्ज़ाम खिसकता है तो 8-10 दिन भी, तो 2000 मेरे ख्याल से पैरेलल में आप खुद कर लेंगे। 4000 सवाल मेरे ख्याल से रेलवे के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होते हैं, कि ऐसा कुछ बचता नहीं है कि ये कह दें कि हम कुछ और कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। चलो भाई, क्या कहा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 साल में 540 मिलते हैं और 2 साल में उसी ब्याज दर पर 376 रुपये मिलते हैं, तो राशि कितनी है।
आप टारगेट करो भाई 2 साल को, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। देखना जरा गौर से, 3 साल में 540 सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में कितना मिलेगा, 540 में 3 का डिवीजन कर दो, 18 आ गया। इसका मतलब आपको 180 रुपये साधारण ब्याज पहले साल मिल गया, 180 रुपये साधारण ब्याज दूसरे साल मिल गया, और 180 ही आपको तीसरे साल, हमें तीसरे साल की नीड नहीं है। फिर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 2 साल का, 376.20, 180 180 360 हो गया, कितना बचा भी 16.20 लिखा जा सकता है। आपसे क्या पूछा कि पैसा कितना है, तो आपको सिखा है जो रेशियो पी का R% ये बना है, 180 का R% वैसे ये बना है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि जो रेशियो प्रिंसिपल और 180 का है वही रेशियो आपका 180 एंड 16.2 का है। पॉइंट हटाना चाहता हूं तो ऊपर क्या कर दूं, एक 0 लगा दूं। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखना 18 से काट सकते हो आप इसे, 18 से काटोगे तो 18 गुणा 9, 18 गुणा 10 180, इसको 9 से काटोगे 2 बार। देखना प्रिंसिपल बराबर 20 को 100 से करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना 2000। क्या ये चित्रकारी करने की नीड थी? नहीं थी। रीजन डेटा इतना आसान है, 180 180 180 साफ नजर आ रहा है, तो P अपोन में 180 अपोन में उधर से हिसाब लगा लो कि 360 से कितना ज़्यादा है, 16.2 ज़्यादा है, तो उसको लिखते और आपका रिजल्ट बन जाता। देखना भाई, थोड़ा सा इस सवाल को भी अंडरस्टैंड करना, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 1401। पहले तो सवाल की लैंग्वेज को समझते हैं। सवाल नंबर 1401, देखो क्या कहा। एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपये का 50% अपनी पत्नी को दे दिया, वाइफ को दे दिया 50%। 50% मतलब 1/2 कर दोगे तो 42,050 रुपये आ जाएगा। शेष राशि क्रम से अपने 15 साल और 13 साल के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु के होने पर 5% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर एक समान राशियां प्राप्त करें। हुआ क्या है, एक इसका बेटा है वो कितने साल का है भाई, 15 साल का, ठीक है, और दूसरा जो बेटा है वो कितने साल का है, 13 साल का। अब इसके पास पैसे कितने थे, 42,050 रुपये, क्योंकि टोटल जो पैसा था वो तो कितना था, 84,100 रुपये। 50% अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया, उसको दे दिया। 15 साल और 13 साल, इसका मतलब ये दोनों जब 18 साल के होंगे, इनके अकाउंट में कुछ पैसा डाला इसने, तो इसका मतलब इसका पैसा बैंक कितने साल तक रखेगा, 3 साल तक रखेगा, क्योंकि 15 में 3 जोड़ोगे तभी 18 बनेगा। इसका पैसा बैंक खुद के पास कितने साल रखेगा, 5 साल रखेगा। तो पहले केस में बैंक इसे 3 साल तक ब्याज देगा, दूसरे केस में बैंक इसे 5 साल तक ब्याज देगा। अब इसने जितना भी पैसा जमा करवाया, 2 पुत्र ए और बी है, मैं ये मान लेता हूं ए बेटा ये है और बी बेटा ये है, ठीक है। इसके अकाउंट में ए रुपए डाल देते हैं, उसके अकाउंट में बी रुपए डाल देते हैं, और लास्ट में क्या होना चाहिए, दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे 18 साल के हों, ये जितना पैसा निकलवाए उतना का उतना पैसा 18 साल का होने पर ये दूसरे वाला भी निकलवाए। अब इसके लिए देखो सारा हम लोग ले लेते हैं कि अमाउंट जो हम लोग निकालते थे वो क्या था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी लिखते थे। दोनों ही केसेस में आपका अमाउंट क्या है, इक्वल है। जरा गौर से देखना, अमाउंट इक्वल है। इसके खाते में ए रुपए डाले, 1 प्लस दर कितनी है भाई, 5%, तो 5/100 लिखोगे, क्या बचेगा, 1/20 बचा। कितने साल तक बैंक ने ब्याज दिया, 3 साल तक। तो ये इसका अमाउंट बन गया। हमने क्या किया, इसके खाते में ए रुपए डाल दिए, सारा का सारा ये जो पार्ट है अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बराबर किसके हैं, दूसरे बेटे के अकाउंट में आपने बी रुपए डाल दिए, इसको भी ऐसे ही ब्याज मिलेगा, 1 + 1/20 और इसकी पावर 5। कितने साल तक पैसा जमा है, 5 साल तक। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, इसके अकाउंट में ए रुपए डाले, इसके अकाउंट में बी रुपए डाले,
वो ए और बी आपने मान लिया, इसके हिसाब से चीजें चली। अगर बहुत ज्यादा भी समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम में यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि ऐसा लिखते, देखो ये अगर x है तो ये x की पावर 3 है, ये x होगा, इसकी पावर 5 है, 3 पावर आपकी इससे कटेगी तो यहां पावर कितनी बचेंगी, 2। सिखाया जा चुका है। सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। अब यहां से गौर से देखना, a अपोन में b की बात अगर करें तो देखो ये 20 और 21 का स्क्वायर, या यूं कह लो 21 बटा में 20 का होल स्क्वायर, ये कितना बना 441 और ये कितना बना 400। ठीक है भाई। अब देखो ए और बी का रेशियो, ए को आपने 441 रुपए दिए हैं, बी के अकाउंट में कितने जमा कराए आपने 400, कुल रुपए कितने जमा करवाए आपने 400 400 841 करवा दिए, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है 42,050 को। किससे गुणा किया देखना, इतना देखो 800 को 4000 बनाना, 5 से गुणा करोगे, 5 से करके देखना जरा, 5 आ गया, 5 4 20, 5 8 40 42, एक जीरो भी है, इससे गुणा कर दो। क्या कहा बी का शेर, बी का शेर कितना 400, 400 को कर दो भाई आप गुणा किससे 50 से, तो ये 5 गुणा 4 20,000 रुपए। ठीक है। सवाल कैसे हो सकता था, यही सवाल। देखो एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी उम्र के बीच का जो गैप है वो कितना है 2 साल। असल में सारा का सारा जो अपना सवाल होता है वो इसी बात पर डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसा भी कह सकता है इसी सवाल में कि एक बेटा इतने 15 और 13 साल के हैं, 2 बेटे उसके, दोनों जिस दिन 50 साल के हो जाएंगे उनको समान पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो क्या करोगे, यहां पर कुछ आएगा और 2 साल उससे ज्यादा यहां पर आएगा, कट करोगे, एक्चुअल में देखा जाए वही 2 साल का अंतर आपको दिखेगा। तो असल में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल चलता है ये सारा खेल कौन कितने साल का, इस पर फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि गैप कितने साल का आपको दे रखा है। 2 साल का दे रखा है तो एक तरफ पावर 2 बचेगी। तो एक तरीका जो बच्चा ये चाहता है कि मैं कंफ्यूज हो सकता हूं लेकिन फॉर्मूला मुझे याद है, तो वो ये तरीका प्रीफर कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं टाइम बचाऊं, तो बात नीचे वाली जो आपकी बन रही है ना 20 और 21 का होल स्क्वायर, देखो जब भी कभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, सब कुछ हटा रहा हूं मैं यहां से, गैप कितने साल का है 2 साल का, दर कितनी 5%, 5% 1/20, तो देखो 1 + 1/20 या फिर 5% आप लिखोगे तो क्या होगा 1/20। ये की ये बात ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो आप ऐसा भी समझ लो कि 5% अगर आप 1 साल में बढ़ाओगे तो पैसा 20 से कितना हो जाएगा 21, पैसा 20 से 21 1 साल में, और 2 साल के लिए लगाओगे तो स्क्वायर मेंटेन होगा। मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूं कि जो गैप होता है वही असल में आपका यहां पर मेंटेन होता है। 5% वाली बात आपको दिखती है फॉर्मूले में तो अच्छी बात है, 1 + 5/100 1/20 हो गया, 20 एलसीएम लिया 21/20, और जो आपका गैप था यहां वाला जो दोनों के बीच वो स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। सीधे भी लिख सकते हो कि 1 साल में पैसा 20 से 21 हो जाएगा, 2 साल का टाइम दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में स्क्वायर बनता था, पढ़ चुके हैं, तो पैसा क्या होगा 441 और 400। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ए को कितना दे, बी को कितना दे। देखो जो बेटा बड़ा है उसका पैसा बैंक में कम टाइम के लिए रहेगा ना। 15 साल वाले का पैसा कितने साल रहेगा बैंक में, सिर्फ 3 साल। तो इसका मतलब इसको आप ज्यादा पैसे दोगे तभी ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा पैसा ज्यादा ब्याज मिल करके कुछ अमाउंट बनेगा। छोटे वाले को कम पैसे दे दोगे तो भी काम चल जाएगा। रीजन क्या है, इसका पैसा बैंक में 5 साल रहेगा तो ब्याज काफी ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बड़े वाले को ज्यादा हिस्सा मिलता है, तो बड़े वाला बेटा ए और छोटे वाला बेटा आपका कितना बी। 841 किसको रिप्रेजेंट करता है आपका 42,050 को। 841 रिप्रेजेंट कर रहा, दिख रहा था, 50 से गुणा किया है, 50 से गुणा कर दो, 20,000 रिजल्ट आ गया। ये भी एक तरीका है लेकिन सीधे रटना नहीं है, वहां से अंडरस्टैंडिंग आती है। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई फिर इन सवालों में कुछ वैसे ही नहीं बचेगा। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, देखना जरा।
सारा खेल इस सवाल के अंदर गैप का ही होता है। 3 साल का गैप होता तो यहाँ पर आपको क्यूब बनते हुए दिखता। कुछ सवाल करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर तो वो सीधे सीधे 5%, 20 से 21 है, उसका स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, वो आप सीधे भी निपटा सकते हैं। देखो, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट है, 100% बढ़ गया कितने सालों में भाई? 8 साल में। 1 साल में जितना भी बढ़ता है, कितना बढ़ा है? 12.5, भाग दे दिया। तो जो 1 साल में आपका ब्याज बढ़ता है, साधारण ब्याज, वही आपकी क्या होती है? दर प्रतिशत। तो मैंने कहा था कि ये चीज़ परसेंटेज के हिसाब से सीख लेना, बहुत काम आती है। यहाँ काम आ रही है। सीधे सीधे सवाल में हमने क्या किया, ये पार्ट आपको दे रखा है इधर से 100%, ऊपर वाले में आपको टाइम दे रखा 8 साल, 100 में 8 का भाग दिया, 12.5% आ गया। इसको वैसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1/8 भी लिख सकते हो। अब इसने क्या कहा कि 8,000 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी रेट से सीधे सीधे लिख सकते थे। 8,000 आपका पैसा है, 1/8 करोगे कितना आएगा भाई? पहले साल 1,000, अगेन 1/8 करोगे कितना आएगा? 1,000। 1,000 का भी 1/8 करोगे कितना आ जाएगा? 125 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2,000 और ये 2125 रुपये। अगर इस सवाल को ठीक ठीक तरीके से आप समझने का प्रयास करें तो पूरा सवाल आपका वो थोड़ा सा पार्ट लिख करके ही सोल्व हो जाता है, या माइंड में भी कर सकते हो। कैसे? 100% 8 साल में बढ़ा, 1 साल में कितना बढ़ा? 100/8। 100 में 8 का भाग दोगे, 12.5 आता है वैसे भी आपका, तो वो कोई आपका तनाव है नहीं। 12.5% का मतलब 1/8 वैसे ही आपका हो जाता है। 8,000 का 1/8 करोगे 1,000, 1,000। 1,000 का 1/8 फिर किया 125, ब्याज 2,000, सिंपल इंटरेस्ट, CI माइनस SI 125, ऐड किया 2125। तो पूरा सवाल आप चाहें तो यहाँ से वर्बली भी डील कर सकते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1403, सवाल नंबर 1403। देखो, इसने क्या कहा कि एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 2100 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात को अंडरस्टैंड करना। इंस्टॉलमेंट का सवाल है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर मैं इतना ही कहूं कि ये मेरा स्टार्टिंग में 0 साल है और मैं इसे कहता हूं कि 1 ईयर के एंड में कुछ पैसे चुकाने हैं, बात को ध्यान से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट एकदम नकली होती है। एक बार आपने बात को समझ लिया तो सारा खेल क्या है? इजी वे में हो जाता है। 10% की रेट पर ये आपसे क्या लेता है? पैसा उधार लेता है 21,000 रुपये। हर साल के अंत में उसे बराबर कितनी, हर साल के एंड में बराबर पैसे चुकाएगा। तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान करना है, जो डेब्ट है उसको चुकाना है। तो कितने पैसे पे करें? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, उसने स्टार्टिंग के अंदर डे 0 की बात करें, आज जैसे पैसा उधार लिया, 10% की दर है। अगर ये 10% की दर से उसने 10 रुपए उधार लिए होते, ठीक है, तो 1 साल के अंत में कितने रुपए चुकाता? तो आप कहते कि सर 10 रुपए उधार लिए हैं 1 साल के अंदर, तो CI/SI सारा ही खेल सेम होता है। तो वो कितने रुपए चुकाता? 11 रुपए। उसे क्या करना होता? 11 रुपए चुकाने होते। हमने जो पहली इंस्टॉलमेंट उसने चुकाई है उसका हिसाब कर दिया। ये क्या है? उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, पहली जो किस्त उसने चुकाई है। हमने एक बार के लिए माना अगर उसने 10,000 रुपये 10 रुपये उधार लिए हैं, दर आपकी 10% है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग मानते हैं, तो उसे 11 रुपये चुका देने हैं। ठीक है भाई, एक बात बताओ, यहीं पर उसे सेकंड ईयर के एंड में कितने रुपए चुकाने होंगे? इस बात को समझना, सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आपको पता है कि दर 10% होती है, तो प्रिंसिपल कितना मान लें? 100 रुपये। 10 गुणा 10,
पहले साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 10 रुपये, ब्याज पर ब्याज 1 रुपये। तो कुल मिलाकर के 100 रुपये अगर उधार लिए हैं तो उसे रुपए कितने चुकाने होंगे? 121 रुपये। कब? जब दर आपकी 10% चल रही है। आपको बस इतना ही सीखना है कि मामला सारा एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने बस चीज़ को सिंप्लीफाई किया है कि उसने पहले साल के अंत में कुछ पैसे चुकाए हैं। हालांकि दोनों ही केसेस में इक्वल चुकाने हैं, लेकिन इक्वल को छोड़ो, एक बार भाड़ में जाने दो, इक्वल नहीं चुका रहे हम लोग। हम इतना ही देख रहे हैं कि भाई दर 10% है, 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर आज आप 10 रुपये उधार लेकर गए हो तो 1 साल बाद आपको 11 रुपये चुकाने हैं। ये आपकी हो गई फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट। फिर हमने दिमाग लगाया कि कुछ पैसा, कितना पैसा उधार लूं और 2 साल के अंत में उसे चुकाऊं। दर कितनी है मेरी? 10%। तो क्या मानोगे? 10% 1/10 होता है, तो 10 गुणा 10, पीछे सवाल कर चुके। 100 रुपये उधार लो, 21 ब्याज बनेगा और आप कितने रुपए चुकाओगे? यहाँ पर 121। अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो आपको 2 साल बाद कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 121। कोई बच्चा कहेगा कि सर 10 ही क्यों नहीं मान रहे? देखो 10 मान लो, कोई समस्या नहीं है, 12.1 आएगा उधर। ठीक है, तो इसलिए मानने वाला काम हम लोगों ने फ्री हैंड छोड़ दिया। अगर यहाँ पर दर 20% होती, 1/5 लेते, यहाँ से 5 से 6 लिखा जाता, यहाँ 25 की वजह से 5, 5 और 1 लिखा जाता। यही तो पैटर्न होता है। तो दर जैसी भी होगी उसी हिसाब से आपको मानना है। अब हम एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के अंत में आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जो कि उसने पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी है। अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो आपको 2 साल के अंत में अगर भुगतान करना है ब्याज सहित तो आपको 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 11 रुपये की गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 रुपये की गई। उधार कितने लिए थे? यहाँ 10 लिए थे, यहाँ 100 लिए थे। लेकिन ऐसे मामला उलझ जाता है, ये ऐसे सवाल अधूरा हो जाता है। इसलिए सवाल में एक आपको शर्त मिलती है। क्या? दोनों जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है। तो एक बात बताओ, 10 रुपये और 11 रुपये का अनुपात और 100 रुपये और 121 रुपये का अनुपात, आपको क्या इक्वल करना है? दोनों इंस्टॉलमेंट। तो क्या कर दूं मैं? इस पार्ट को किससे गुणा कर दूं? इस पार्ट को कर दूं मैं 11 से। 11 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये वाली इंस्टॉलमेंट कितनी ये कितना बनेगा? 110। और ये वाली इंस्टॉलमेंट 11 11 कितनी? 121। सवाल की जो कंडीशन है वो जस्टिफाई हो गई। बात समझ में आई कि जैसे ही आप, उसने सारा कुछ आपने लिख लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से कि 1 साल के अंत में चुकाता तो इतना होता, 2 साल के अंत में चुकाता तो इतना होता, 3 साल के अंत में चुकाता तो इतना होता। ठीक है, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से 10, 11, 100, 121 लिख लिया। लेकिन उसने कहा दोनों इंस्टॉलमेंट की राशि सेम होनी चाहिए। यहाँ 121 है, यहाँ 11 है, तो 11 गुणा करके इसको आपने 121 बना लिया। हो गया मामला। इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए। 11 से गुणा किया था, यहाँ भी किया था 11 से। कंडीशन जस्टिफाई हो गई। क्या इसका 10% ही बन रहा है? 110 का 10% 11 होता है, ऐड करके देख लो। वैसे भी निकालना है तो कोई समस्या नहीं है। क्या समझ में आया? समझ में इतना ही आया कि उस आदमी ने ये पैसे तो लिए थे उधार, जो कि कितने हैं? 210 रुपये। उसने हर एक इंस्टॉलमेंट 121 के हिसाब से चुका दी। अब देखना ये क्या कह रहा है कि 2100 रुपये का ऋण लेता है, 21,000 का। तो ये किसको बताता है? 21,000 को। किससे गुणा किया है हमने? 100 से। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? ये 121 की, 121 की। क्या कर दो? 100 से कर दो भाई गुणा, तो 12,100 रुपये लिखा जा सकता है। तो ये इसको डील करने का आसान सा आपका तरीका होता है। अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट होती तो 3 साल में क्या मानते? 10 गुणा 10 गुणा 10 से 1,000 हो जाता और यहाँ 1331 उसे पे करना होता। फिर वही मामला इक्वल करने का। मैक्सिमम आपको 3 टाइप की यहाँ 3 सालों की इंस्टॉलमेंट मिलती है, या डेटा आसान कर देगा तो 4 भी दे देगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। सवाल कैसे भी हो सकते हैं कि पहले इंस्टॉलमेंट से दूसरी इंस्टॉलमेंट बड़े डबल है जस्ट, तो वहाँ क्या करते? पहले इक्वल करते फिर डबल करते। ठीक है, रेलवे में ऐसे कोई खास मेरे सामने देखने को कोई सवाल नहीं आया, लेकिन फिर भी एक तरीका ये है। एसएससी और सीडीएस में कंपलसरी होता है, या बैंक के लिए जब पढ़ते हैं कि इंस्टॉलमेंट को अच्छे से हमें पढ़ना ही होता है। साधारण ब्याज में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, हर डायरेक्शन के ऊपर वहाँ पर हमें सवाल भी बनाना होता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये कई बार बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार एक दो सवाल तो कर ले तो बेहतर हो जाएगा। तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं करना था, 10 से 11 लिखना था, 100 से 121 लिखना था। 121 वाली बात इक्वल करनी है क्योंकि वो आपकी इंस्टॉलमेंट की राशि है। बस कंपैरिजन करो, रिजल्ट निकालो, तनाव मुक्त मामला सारा का सारा। 1404 देखना 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 महीने का त्रैमासिक रूप से संयोजित वार्षिक ब्याज कितना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम इंटू में रेट परसेंट। 9 महीने का त्रैमासिक, 3-3 महीने के हिसाब से मामला चलेगा। 3 महीने 12 महीने 1/4 साल हो गया, दर कितनी 20%। तो इसका मतलब ब्याज कितना निकल के आएगा 5%। ये पैटर्न हो गया। 9 महीने में 3-3 महीने के टुकड़े करोगे 3 आएंगे, तो 3 साल की तरफ तो बिहेव करवा लो, 5% भी दर रखवा लो, क्योंकि 9 महीने के हिस्सों में हर 3 महीने से ब्याज कैलकुलेट कर रहा है। 3, 6, 9, 12, तो 12 पूरे 12 महीनों के लिए 20% ब्याज लगता है। हर 3 महीनों के लिए अभी हमने निकाला 5%। कैसे डील करते हैं, ट्री को अवॉइड कर सकते हैं। तरीका 5%, कितनी बार निकला भाई 3 बार। 5% निकालोगे ये खत्म 600, 5% निकालोगे ये खत्म 30, कितनी बार 3 बार। 5% 150 में भाग दोगे 1.5, सारे को ऐड कर दो 1890 और 191, 1891.5। ये बन गया भाई आपका रिजल्ट। लिखा जा सकता है ऑप्शन 3। तो कुछ खास कलाकारी दिखानी नहीं थी, पीछे पढ़ रखा है, उसी के हिसाब से आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखना भाई अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहा, रेखा ने 5% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर 12,000 की राशि निवेश की। n सालों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले, n का मान कितना है। देखो ऐसे सवालों में एक तो कॉमन सेंस लगाना कि 12,000 का 5% 1 साल का ब्याज निकालोगे 600 रुपये आएगा, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। तो ये सवाल मेरे ख्याल से मैं होमवर्क में रख दूं, एकदम नकली सवाल है, ये आपका होमवर्क है, एकदम नकली सवाल है, सीधे सीधे सोल्व होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ना डिटेल में लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। डिटेल में नहीं लिखना इस सवाल को, 2 तरीके जरूर थे, लेकिन आपको क्या कहा था कि आप ऑप्शन की भी हेल्प ले लो, जो रेट आपकी चल रही है उसके हिसाब से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो ऐसा सा दिमाग आपको यहां भी लगाना है। 1406 सवाल नंबर 1406 1406 देखना भाई क्या कहा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के CI और SI का अंतर 8 रुपये, धनराशि क्या होगी। इससे नकली सवाल क्या होगा, देखो प्रिंसिपल का 4%, उसका भी 4%, 4% 1/25, 1/25 625, 1/25, 1/25, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 25 गुणा में 8 200, 8 6 48 और 2 50 लिखा जा सकता है। ये रिजल्ट आ गया आपका सही तो है ना। 625 को 4 से गुणा करोगे, ठीक है, करेक्ट है। चलो भाई करके देख लेना। वैसे तो ये आज अपना हो चुका है अपनी रेलवे की सीरीज का डे 73। आई होप आपकी मेहनत अच्छे से चल रही होगी। पेशेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा महत्व समझे, क्योंकि अचानक से ही कोई गवर्नमेंट जॉब में लगता है, चाहे वो कितने भी बेवकूफ़ किस्म का प्राणी हो, समाज उसको तुरंत समझदार घोषित कर देता है। तो ये तो एक इम्पोर्टेंस है ही, फिर आपको वही है इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिल जाती है इसके बाद, तो भी इम्पोर्टेंस समझे। तो बेटर क्या है, अभी भी टाइम है, संभल सकते हैं। आपकी अगर ठीक ठाक भी तैयारी है तो भी आप ये जितने भी आपके 20-25 दिन हैं, या हो सकता है एग्जाम थोड़ी बहुत आगे खिसक जाए, तो अच्छे खासे आप अपने आप में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो हर रोज जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। शरीर घिसने से ऐसा लगता होगा आपको कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसको जितना ज़्यादा घिसेंगे उतने अच्छे आउटकम निकल कर आएंगे। तो बेटर क्या रहेगा, जी जान लगा करके तैयारी करते रहें। सेशन कैसे लगते हैं भाई, कमेंट करके एटलीस्ट बताएं करें। कमेंट आजकल आपने बंद कर रखे हैं, तो इतना भी वही है, गुनाह ना करें, इतना भी मतलब जुल्म ना ढाएं। कमेंट एटलीस्ट करके बता दिया करें। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो भी बिल्कुल आप कमेंट करें। होमवर्क जो दिया जाता है वो भी आप क्लास के नीचे ही कमेंट करके बता दिया करें।
उससे एक आइडिया लगता है कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, इतने सिंसियर हैं, तो उस हिसाब से अपना भी मन करता है। बाकी पता चलेगा कोई देख ही नहीं रहा, कोई होमवर्क भी नहीं कर रहा है, किसी के कोई डाउट भी नहीं आ रहा है, फिर हम भी सोच लेते हैं कि भाई ठीक है, सबको उसी रटे रटाए ढर्रे से मेहनत करने से मतलब है कि ये ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, आग लगा दो, धुआं उड़ा दो, जहर पिला दो, गर्दा उड़ा दो, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वैसा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टडी आई के ऊपर ऐसा होता नहीं है। तो बेटर है अगर आपके कोई इश्यूज हैं कमेंट किया करें, कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें, सेशन कैसा लगता है तो भी कमेंट करके बताया करें। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।